हेलो हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है सीटेट हिंदी का है। इससे पहले हमने हिंदी संस्कृत ईवीएस सीडीपी इनके प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। कई प्रैक्टिस सेट किए। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले गद्यांश से शुरू करेंगे। गद्यांश और पद्यांश से हमारे 15 नंबर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमें इसे बहुत अच्छे से करना है और ध्यान से करना है, क्योंकि अगर हमें केवल 2 टॉपिक से 15 नंबर मिल रहे हैं तो बहुत है हमारे लिए। 30 में से 15 केवल इसी से आ रहा है। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा आप लोग और अच्छे से करिएगा कि ये हमारे जो 15 नंबर है ये ना जाने के पाए। मतलब 15 में से 15 लेकर ही आए हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा की बैंक की अवधारणा। बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो ज्ञान है एक उपहार है शिक्षा के द्वारा। मतलब शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा जो है उसमें जो ज्ञान है एक उपहार के रूप में दिया गया है। इसमें जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है वो जो मतलब जिसे भी शिक्षा देता है, मतलब यहाँ शिक्षा के लेन देन की बात की गई है। जो ज्ञानवान व्यक्ति होगा वो जिसे भी शिक्षा देता है वो क्या करता है, ऐसा वो स्वयं को मानता है कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हूँ। और जो सामने वाला जिसे मैं ज्ञान दे रहा हूँ वो क्या है, अज्ञानी है, मतलब उसे कुछ नहीं आता है। जी यहाँ पर नितांत अज्ञानी बताया गया है। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेलेगीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं। मतलब जो छात्र होता है वो क्या करता है कि ऐसा मतलब स्वयं को मान लेता है कि जो शिक्षक है वो बहुत ही ज्ञानी है और हम क्या है बहुत ही मतलब ऐसे हैं जो हमें कुछ नहीं आता, शिक्षक जो है उसे बहुत कुछ आता है। ठीक, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है, लेकिन मालिक जो है वो अस्तित्व, मालिक का जो अस्तित्व है उसके अस्तित्व पर निर्भर है। लेकिन जो ये छात्र होते हैं अपनी वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते हैं कि वह भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो दास होता है, मतलब किसी के घर में अगर कोई नौकर है, मान लीजिए कोई खाना बनाता है किसी के घर में, अगर वो एक दिन के लिए नहीं आया तो पूरा घर सर पे उठा लेगा हर कोई कि हाँ आज खाना नहीं बनाया, ऐसे नहीं वैसे नहीं। मतलब कि जो मालिक का अस्तित्व है, मतलब मालिक की जो ज़रूरत है खाने की वो उसी पर जो उनके यहाँ काम करता है उसी पर निर्भर हो गया है। उसी पर मतलब वो ऐसा है कि अगर वो खाना नहीं बनाएगा तो घर में खाना नहीं बनेगा, बाहर से आएगा या तो खिचड़ी बन जाएगी या सादा वादा ऐसे बन जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। तो उसी प्रकार एक जो घर में काम करने वाला होता है वो तो जान जाता है कि हाँ ये जो जिनके हम काम करते हैं हम ही पर निर्भर है। अगर हम इन्हें अच्छा अच्छा बना के देंगे तो भी ये खाएंगे, नहीं तो या तो बाहर से खाएंगे या तो अगर खुद बनाएंगे तो जला देंगे या अच्छा नहीं बनाएंगे। लेकिन जो छात्र होता है वो ये नहीं जान पाता है कि जो शिक्षक है वो भी हमसे कुछ सीखता है, ना कि हम ही केवल उनसे कुछ सीखते हैं। ठीक, आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं अपने कि जो क्वेश्चन हमारे गद्यांश से वो किस प्रकार बनते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा की बैंकीय अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है। तो अभी हमने बताया सबसे पहले कि जो शिक्षा की बैंकीय अवधारणा वो शिक्षा को ये मतलब इस प्रकार प्रस्तुत करती है कि जो शिक्षा है वो लेन देन की है, मतलब लेन देन की प्रक्रिया है। उसमें कि जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है वो जो शिक्षा मतलब जो अपने ज्ञान को दूसरों को देता है वो क्या मानता है कि जो सामने वाला एकदम तुच्छ मतलब नितांत अज्ञानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा हमारा स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों को के द्वारा उनको दिया जाता है, वह जिन्हें वह नितांत अज्ञानी मानते हैं। तो यहाँ पर लेन देन की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कि शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। ये हमारे जो दिया गया है पैराग्राफ या गद्यांश उसमें बात की गई है लेन देन की। शिक्षा में केवल छात्र शिक्षकों को शिक्षित करते हैं, ये भी नहीं है। शिक्षा में उपहारों का लेन देन है, ये नहीं, केवल शिक्षा की लेन देन की बात की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। जो छात्र होता है वो किस वास्तविकता को नहीं जान पाता। अभी हमने देखा कि जो मालिक नौकर होता है, मतलब जो दास होता है वो तो जान जाता है अपने मालिक का अस्तित्व की, जो मालिक का अस्तित्व है उसी पर निर्भर। लेकिन जो छात्र होता है ये नहीं जान पाता है कि हम भी शिक्षक को क्या करते हैं, शिक्षित करते हैं, मतलब उनको भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, शिक्षक ज्ञानवान है। शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है। शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चा ये नहीं जान पाता है, मतलब ये सोचता है बच्चा कि जो शिक्षक हमें शिक्षा दे रहा है बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी, मतलब इसे सब कुछ आता है। वो ये नहीं जान पाता है कि हाँ इसे सब कुछ नहीं आता, हमसे भी ये कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है।
क्वेश्चन देखते हैं। इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है। अनिवार्य शर्त क्या है इस गद्यांश के अनुसार? तो शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक का परम ज्ञानवान होना, छात्र का परम ज्ञानी होना, छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसमें छात्रों की उपस्थिति की बात की गई है कि शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए जो अनिवार्य शर्त है वो क्या है कि शिक्षक की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? शिक्षा ज्ञान का उपहार है, शिक्षक श्रेष्ठ और छात्रहीन है, मतलब शिक्षक जो है बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है और जो बच्चा है वो अज्ञानी है, उसको कुछ नहीं आता, मूर्ख है, ऐसा मान लीजिए। आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है, परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपने पहले हमने समझाया भी है तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गद्यांश में डॉट डॉट पर करारा व्यंग किया गया है। ज्ञानवान व्यक्तियों पर उत्पीड़ितों की दशा, शिक्षकों की दशा, यहाँ शिक्षकों होना से शिक्षितों लिखा है, शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध। तो अगर हम इसमें बात करें तो जो उपयुक्त गद्यांश है इसमें शिक्षक एवं छात्र के बीच संबंध पर करारा व्यंग किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो दास तो यह जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व जो है उसके अस्तित्व पर निर्भर है, किंतु छात्र जो होता है वो अपनी वास्तविकता को कभी नहीं जान पाता है। आपको हम दिखाई दे रहे हैं, जैसे पढ़ चुके हैं हम लोग और समझ के पढ़े हैं तो हमें पता होगा, याद होगा कि हाँ ये अभी यह देख लीजिए यहाँ पर कि शिक्षक के अस्तित्व का, यहाँ पर देखिए ये रहा, दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर, लेकिन जो छात्र होता है अपनी इस वास्तविकता को नहीं जान पाता कि वो भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। ठीक, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, कहाँ गया, ये रहा। तो 95 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है? जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है? अब विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वही विशेषण होता है। तो जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा अगर हम जिज्ञासी करें तो ये तो कोई शब्द ही नहीं बनेगा, जिज्ञासा वाला ये भी नहीं हो जाएगा, जिज्ञासाशील ये भी नहीं होगा, लेकिन जो जिज्ञासु है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिज्ञासा में अगर हम जिज्ञासा को जिज्ञासु कर दें तो विशेषण हो जाएगा, मतलब किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वो जो सामने वाला व्यक्ति हो कैसा है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखता है, मतलब जिज्ञासु है कोई चीज़ जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया? वास्तविकता में अगर हम देखें तो वास्तव एक हो जाए, वास्तव हमारा इसमें क्या है, मूल शब्द है। ठीक, वास्तव क्या है, हमारा मूल शब्द है। देखिए वास्तव हमारा क्या है, ये हमारा मूल शब्द है। वास्तविक अगर हम वास्तव में इक जोड़ दें तो ये हो जाएगा वास्तविक, लेकिन अगर हम ता भी जोड़ दें तो ये हो जाएगा ता, वास्तविकता। मतलब इक और ता दो प्रत्यय है वास्तविकता में, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विशेष में एक प्रत्यय है, विशेष में अगर हम ता जोड़ दें तो विशेषता हो जाएगा। विचारधारा में भी एक ही प्रत्यय है और ज्ञानवान में भी एक ही प्रत्यय, लेकिन जो हमारा वास्तविकता शब्द दिया गया है इसमें दो है, इक और ता दो प्रत्यय हैं, दो प्रत्ययों से मिलकर वास्तविकता बना हुआ है। ठीक, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है। नितांत शब्द का क्या अर्थ है? तो अगर हम नितांत शब्द के अर्थ की बात करें तो प्रस्तुत गद्यांश में जो नितांत शब्द है इसका अर्थ होता है बिल्कुल। ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं, मतलब एकदम बिल्कुल उन्हें क्या करते हैं, अज्ञानी मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नितांत का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल होता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो अगर हम सिद्ध पर हमारा रेखा खींची गई है, तो अगर हम कहें कि जो अस्तित्व का औचित्य, अगर हम ऑप्शन मतलब प्रयोग करके देख लेते हैं, उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य प्रमाणित करता। सिद्ध करना और किसी चीज़ का प्रमाण देना यही दोनों एक ही बात है। प्रतिफलित ये भी नहीं होगा, प्रतिस्थापना ये भी नहीं होगा, अंतर्निहित मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब ग्रहण कर लेना, ये भी नहीं होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ये हमारा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रमाणित करना, सिद्ध करना मिलते जुलते शब्द है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चों में किसका विकास होता है? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो कहानी, कविता और गीत जो है ये बच्चे को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं। ठीक,
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो आप लोग पहले ही समझ चुके होंगे, क्योंकि जो लोकोक्ति और मुहावरे का ये तो कोई वो नहीं है कि हाँ बच्चे को इसीलिए पढ़ाया जा रहा, कहानी का ये भी नहीं है, उसे दोहराने की कुशलता। तो इसमें जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सिखाने का उद्देश्य वो क्या होता है कि बच्चा जो है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की उसमें जो कुशलता है वो विकसित हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो लिखना क्या है? लिखना एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा एक के बच्चे ... से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो जो अभी बहुत छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है शुरू में, तो घर परिवार आस पड़ोस, और दूसरा ऑप्शन है घर परिवार प्रवेश, तीसरा ऑप्शन है कि घर परिवार दोस्त, चौथा ऑप्शन है घर परिवार और टीवी। तो इसमें पूछा ये जा रहा है कि जो अभी बच्चा स्कूल जा रहा है शुरुआती तौर पर, तो वो जो उसके बोलचाल की भाषा है वो कहाँ के अनुभव लेकर अपना मतलब विद्यालय जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा घर परिवार एवं पड़ोस से है। तो ये तो हमारा उतना नहीं होगा, मतलब पड़ोस जो है सेकेंडरी आ जाता है, यहाँ प्राइमरी पूछा जा रहा है। तो घर परिवार एवं प्रवेश जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ ... से हो और किसी ... के लिए हो। अक्षर उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है अक्षर ज्ञान मनोरंजन, तीसरा ऑप्शन है शब्द पहचान मूल्यांकन, चौथा ऑप्शन है अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। तो जो कक्षा 1 और 2 के बच्चे होते हैं उन्हें शुरुआती समय में पढ़ने का जो प्रारंभ है कैसा होना चाहिए, सबसे पहले उन्हें अर्थ पता हो और वो जो पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य पता हो। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछा गया है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। तो ये जो हमारा राइट इसमें नहीं पूछा गया, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति या बच्चा हो, अगर किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों अगर कहा जाए उसे दोहराने, तो ऐसा नहीं कर पाएगा। और ये मतलब किसी बच्चे से ये अपेक्षा, अगर आप कोई चीज़ बच्चे को बताएं और आप उससे अपेक्षा रखते हैं कि जो हम जैसा बताएं बच्चा वैसे ही हमारे सामने प्रस्तुत करेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत माना जाता है, क्योंकि हर किसी की जो अभिव्यक्ति करने की और समझने की क्षमता होती है अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि सुनी गई बात को ज्यों का त्यों दोहराना ये क्या है, असंभव है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। चौथा ऑप्शन है भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो जो भाषा कौशल पहले हम देख लेते हैं, भाषा कौशल कौन कौन से हैं। तो भाषा कौशल कौन कौन से हैं? पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। बच्चा मतलब ये बताया गया कि बच्चा सबसे पहले क्या करे, पढ़े, फिर लिखे, फिर सुने, फिर बोले। ठीक, ये हमारे 4 भाषा कौशल है। मतलब ये कभी कभी सीक्वेंस में मतलब क्रम में लगाने का आ जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा भाषा कौशल का? सुनना, पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, लिखेगा, फिर क्या करेगा, पढ़ेगा। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भाषा कौशल है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगी। भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा कौशल जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
भाषा डॉट डॉट और का एक उत्तम साधन है। सुनने और बोलने और सोचने का है, पढ़ने लिखने और संप्रेषण का है, सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने का है, पढ़ने लिखने एवं समझने का है। तो भाषा जो है ये क्या है, भाषा सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब भाषा जो होता है ये तो नहीं है कि हाँ कोई चीज़ आप सुन लिए और उसे बोल दिए फिर सोच लिए, ये उसके लिए नहीं है। जब कोई चीज़ आप मतलब सोचें, उसे महसूस करें और उस चीज़ से जुड़े तो ये क्या होगा, भाषा जो है हमारे लिए उत्तम साध्य होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि अनुकरण पर, दूसरा रचनात्मकता पर, तीसरा भाषा प्रयोग पर और चौथा अभिव्यक्ति पर। तो भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ये किस पर बल देता है, अनुकरण पर बल देता है। कहता है कि जो भाषा है अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः संबंधित है। पठन अरुचि, डिसलेक्सिया, बुद्धि लब्धि, डिस्ग्राफिया। तो जो पठन संबंधी अक्षमता इसमें इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी कि कौन कौन से डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया। तो अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखें तो अधिगम अक्षमता से संबंधित तो जो वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है। क्योंकि सभी जितने भी हमारे सिलेबस मतलब जैसे EVS है उसमें भी पूछ लिया जाता है, संस्कृत में भी, हिंदी में भी, मैथ में भी, पेडागोजी में पूछ लिया जाएगा और हिंदी में तो ये पूछे गया आप देख सकते हैं, CDP में तो पूछा ही जाता है हमेशा। तो यहाँ से 4-5 नंबर बन सकता है। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, अधिगम अक्षमता करके डाला गया है। तो जो पढ़ने से संबंधित है वो हमारा क्या है, डिसलेक्सिया है। अगर हम बात करें कि डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया ये लिखने संबंधित है और डिस्ग्राफिया जो है ये लिखने से संबंधित। ग्राफ मतलब ग्राफ और ग्राफिया ऐसे याद रख सकते हैं। ग्राफ के ऊपर कोई जैसे कहते हैं ना हम कोई ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ लिखी तो मतलब उसे ड्राइंग नहीं तो कर रहे हैं उस पर, और लिखना भी वही हो गया। तो ग्राफ से हमें लिखना याद रखना है कि डिस्ग्राफिया है तो लिखने से संबंधित है, कैलकुलिया है तो गणित से संबंधित है, लेक्सिया है तो पढ़ने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डॉट डॉट पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। वाइगोत्स्की महोदय ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो इनका वाइगोत्स्की महोदय का जो विचार था वो क्या था कि कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर क्या हो, बल दिया जाए। मतलब ऐसा हो कि बच्चा जो है आपस में बात करे, मतलब स्वयं के विचारों का आदान प्रदान करे और उन सब में मतलब जो भी उनके विचार हों उन्हें बताए, दूसरा बच्चा बताए, सामने वाला सुने, वो भी अपना विचार बताए, मतलब परस्पर अंतःक्रिया हो उन सब में। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा सही होगा। कविता दोहराने की कोई बात नहीं की गई है, ना ही कारपत्रिकों की बात की गई है, कहानी सुनाने की भी कोई बात नहीं की है इन्होंने। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। सही बात है, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो अगर हम इसका सबसे सटीक आंसर देखें, मतलब सबसे बढ़िया जो यहाँ पर आंसर बन रहा है वो ये है। वैसे तो सभी नहीं, लेकिन इसमें से हमें इसमें से एक ही सही है, सभी शिक्षक के लिए ज़रूरी थोड़ी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये हमारा सबसे बढ़िया है कि चाहे जिस पृष्ठभूमि से आया हो बच्चा उसकी भाषा का और उसका सम्मान करना चाहिए। और ऐसा क्या होता है कि जो भाषा वो बच्चा मतलब जहाँ से भी आया है उसकी भाषा जो मतलब क्लास के बच्चे होंगे वो भी सीखेंगे, वो बच्चा यहाँ की भाषा सीखेगा और बाकी बच्चे उसकी भाषा सीखेंगे। टीचर्स भी सीखते हैं उस बच्चे से कि हाँ अगर कोई चीज़ें बोलना है तो इसे कैसे बोलेंगे, या अगर टीचर को आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भी टीचर क्या करेगा, सीखेगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि उसकी भाषा को कक्षा में सम्मान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्न के उत्तर लिखवाना। तो इसका जो अगर हम बढ़िया आंसर देखें कौन सा है, तो बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की के किसके दाम नहीं बताएं, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, आजकल आम का दाम कितना है। तो अगर इसमें भाषा क्षमता का सही आकलन पूछा गया है तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे। ठीक,
प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रंगीन चित्र, रोचक विषय वस्तु या सरल जानकारी। तो प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चे के लिए बाल साहित्य का चयन किया जा रहा है तो सबसे पहले उसमें क्या किया जाएगा? रोचक विषय वस्तु क्या होगी? उसका मुख्य आधार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा पद्यांश आ गया है तो जो कि 5 नंबर का है। पहला कोई पढ़ते हैं पहले आंसर। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आँख भविष्यत का तकचीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। क्या है? नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहे जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आँख भविष्य का तकचीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी सीधी रखते अपनी रीढ़। तो इसका इस पंक्ति क्वेश्चन है कि कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? जो कविता किसके पक्ष में खड़ी है तो यहाँ पर कहा गया है कि जो अपने भविष्य की, यहाँ पर आप देखें, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आँख भविष्य का चीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। मतलब कि जो झुकते नहीं हैं और निर्भीक होते हैं, मतलब डरते नहीं हैं। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं, जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, नहीं, जो उजाला फैलाते हैं, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो जो कविता है किसके पक्ष में खड़ी है? तो जो व्यक्ति साहसी, स्वाभिमानी और निर्भीक होता है उसी के पक्ष में खड़ी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली होनी चाहिए, दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए, दूर की चीज़ों को साफ साफ देखने वाली होनी चाहिए, या अंधकार को चीरने वाली होनी चाहिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए। अब यहाँ पंक्ति में देखें तो दूर देखती जिनकी पैनी आँख, मतलब दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, उच्च कोटि के स्वप्न देखना, उन्हें साकार करने का प्रयास करना, स्वप्नशील रहना, सपनों को आमंत्रित करना। तो हमारा राइट आंसर बी होगा, उच्च कोटि के सपने देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। आगे बढ़ते हैं, तम शब्द का पर्याय है तम, यामिनी, रात, अंधकार और निशा। तो जो तम शब्द है ये किसका पर्याय है? तो तम जो है ये अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। अगर हम जो यामिनी और निशा ये किसके हैं? रात्रि के पर्यायवाची हैं। यामिनी और निशा किसके पर्याय हैं? तो रात्रि के पर्याय हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं झुका करते जो दुनिया से, इस पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की गई है? विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, दुनिया के सभी देशों के सामने, अन्यायी राजाओं के सामने, दुनिया के व्यक्तियों के सामने। तो इसमें इस कविता में कहा गया है कि कैसी भी विषम परिस्थिति हो या कहीं अन्याय हो रहा हो तो उसके सामने नहीं झुकना है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने नहीं झुकना है। आगे देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। सीधी रीढ़ का आशय क्या? आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, अभिमानी होना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना सीधी रीढ़ का आशय है। तो हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं इसमें। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग इन प्रैक्टिस सेट से फ़ायदा हो रहा है, ऐसा लग रहा हो कि हमारे जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं, या हमें इससे पता चल रहा है कि हमारे जो क्वेश्चन है किस प्रकार बनते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गद्यांश और पद्यांश से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार जुड़ रहे हो, शेयर भी कर दीजिए जिससे और ज़्यादा लोग जुड़ें और उन्हें भी फ़ायदा हो। और आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।